ओके, दिख रहा है सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर और एंगुलर का रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, कि लीनियर में जैसे हम लिखते हैं कि लीनियर में एस होता है, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एंगुलर में क्या हो जाता है? सेम। सर्कुलर में क्या हो जाता है? वो थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी क्या होती है लीनियर में? वी। एंगुलर सर्कुलर में क्या हो जाएगी? ओमेगा। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, फिर आता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन लीनियर में होता है ए, और एंगुलर में हो जाएगा अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी। ये हमारी कुछ क्वांटिटीज है। सो व्हाट इज रेडियस? बात शुरू होती है रेडियस वेक्टर से। द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द particle performing circular motion. For example, this is xy plane and this particle is going from this point to this point. ठीक है, by the this particle is p and this is angle theta 1 at a point and this is angle theta 2 at b point. So its difference is theta 2 minus theta 1 is d theta. ये हमें क्या बता रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इससे हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? जो बड़ी क्वांटिटी होगी वो स्केलर होगी और छोटी क्वांटिटी है वो वेक्टर होगी। ऐसा क्यों होता है कोई आइडिया? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है इसलिए शायद। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब थीटा जो है, इनफाइनाइटेसिमल थीटा, मतलब वो कि बहुत छोटी वैल्यू है एंगुलर की। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो वो क्या बताता है? वेक्टर क्या क्वांटिटी होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताता है। लेकिन फाइनाइट क्या होता है? जब फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब बहुत छोटा थीटा है, बहुत छोटा थीटा है, तो वो एक स्मॉल चेंज दिखाता है हमें। ठीक है, एक स्मॉल चेंज मतलब वो, उसको अगर आप जूम करके देखते हो, माइक्रोस्कोपिकली देखते हो, तो उसमें चेंज दिखता है। लेकिन फाइनाइट मतलब अगर बड़ी क्वांटिटी हो गई, सो दैट विल लीड टू स्ट्रेट लाइन टाइप, मतलब वो हमें स्ट्रेट लाइन दिखता है। जैसे सर्कल है, तो सर्कल में आप कुछ पर्टिकुलर एरिया में क्या देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के नियरली इक्वल है। ठीक है, ये नियरली इक्वल है, लेकिन आप उसको स्मॉल एंगल पे देखते हो, स्मॉल एंगल पे आपको कर्व भी दिखेगा कि ये यहाँ पर कर्व हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई small angle is known as a vector quantity but finite angular displacement is a scalar quantity and its unit is radian. dimension is 0, कोई dimension नहीं होती है, that is m0 l0 t0। ठीक है, अब 1 रेडियन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, that is 360 by 2 pi। 1 रेडियन क्या होता है? सर्कल का सबसे छोटा पार्ट, मतलब ये वाली चीज है, ये वाला सेक्शन है। दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर। तो ये वाला जो इसका एरिया है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडियस। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 2 पाई, मतलब कि इसने एंगुलर पूरे सर्कल में कितना तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया, और डिवाइड बाय 2 पाई, दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन ए सर्कुलर एरिया। ठीक है, ये हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल बन सकता है सर्कल में? एंगल बन सकता है 360 डिग्री, और 360 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 पाई रेडियन। और n रिवॉल्यूशन के लिए, ये 1 रिवॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिखते हो, सो n रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई n रेडियन। ठीक है, 2 पाई n रेडियन। और n हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं r की बात कर रही हूँ, कि मान लो मेरे को रेडियस गिवन है, ठीक है, ये रेडियन मतलब एक की बात हो रही है, रेडियस मतलब पूरे सर्कल की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा, जो कि हमारी सरकमफेरेंस होती है एक सर्कल की। ठीक है, एंड
क्लॉकवाइज में अगर होगा तो नेगेटिव होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये हमारे क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, 0, 90, 180, 270 एंड दिस इज 360। तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं। तो घड़ी हमारी ऐसे चलती है ना, 12, 1, 2, 3, तो घड़ी की सुई इधर ऐसे चलती है इस डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज और उल्टी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम 0 से 90 जा रहे हैं, 90 से 180, 180 से 270, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. यस। नाउ वी आर गोइंग टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था लीनियर वेलोसिटी से आप रिलेट करेंगे, क्या थी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करें? थीटा से कर रहे हैं, सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt. So the rate of change of angular displacement with the time is called angular velocity. It is a vector quantity. Okay. The angle traced per unit time by the radian vector is called angular speed. अब यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी थी और एंगुलर स्पीड अब क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज द ओनली अबाउट द एंगल, और यहाँ पर क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हम सिर्फ एंगल देख रहे हैं। सो एंगल ट्रेस्ड पर यूनिट टाइम बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? अब ये देखो, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी, इसका क्या मतलब है? आपने लिमिट्स पढ़ी है 11th क्लास में मैथ्स में? 11th में अभी लिमिट्स आई है कि नहीं आई? अभी मैम अभी तो नहीं है। अभी नहीं आई है, ठीक है। मैं बता रही हूँ लिमिट क्या होती है। मान लो ये क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, लेकिन हम इसको और प्रिसाइजली शो करने के लिए और अच्छे से इसको बताने के लिए, पहली बात तो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही छोटा इसका पार्ट हम ले रहे हैं, और बहुत छोटा पार्ट ले रहे हैं। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक पल, ठीक है, एक ब्लिंक जितना टाइम को हम इंस्टेंट कहते हैं। सो अब यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन तो आपको पता है डेल थीटा बाई डेल टी कहाँ से आई, ये तो पता है ना। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब लिमिट डेल टी इज टेंडिंग टू 0, अगर ऐसा साइन होता है ना एरो लगा के 0, इसका मतलब ये है दैट टाइम इज टेंडिंग टू 0, मतलब टाइम जो है वो 0 होता जा रहा है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 तक पहुंच गया लेकिन 0 के इक्वल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और 0 मतलब 0 से बिल्कुल हल्का सा ज्यादा है, इट मींस बहुत कम वैल्यू है टाइम की यहाँ पर। सो दिस इज शोइंग द लिमिट। अगर हम ये नहीं भी लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर मैंने टाइम का कोई जिक्र नहीं किया कि टाइम मेरा टेंडिंग टू 0 है या नहीं है, बट इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं? द डेल टी इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये बता रहा है कि टी की वैल्यू कम होती जा रही है धीरे धीरे, ये 0 के पास जाता जा रहा है, ठीक है, बट 0 के इक्वल नहीं हुआ है अभी। तो उस मोमेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी हम उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहाँ पर मेरे पास बिगर वैल्यूज है, जो इंस्टेंटेनियस में जो वैल्यूज थी थीटा की और डेल की, अब देखो ये शो करने का तरीका भी चेंज हो गया। बात तो सेम ही है, ये डेल, ये कर्वी डेल बना है, डेल बोल सकते हैं कर्वी डेल, और ये बना है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये ट्राइंगल वाला डेल बना है, ठीक है। कहते दोनों को डेल ही है, लेकिन इनको शो करने का तरीका चेंज हो गया। तो जो ये वाली चीज है ना, ये तभी हम दिखा सकते हैं, ये आपको हर जगह दिख जाएगी, जरूरी नहीं है एंगुलर वेलोसिटी में ही। अब कोई भी क्वांटिटी पढ़ेंगे आगे, आप मैथमेटिक्स में भी देखोगे कि ये वाली चीज भी आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज का मतलब होता है कि बहुत किसी भी क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल चेंज दिखाता है, ठीक है। और जो ये ट्राइंगल वाला डेल है, डेल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, तो ये क्या बताता है कि देयर इज अ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ चेंज, मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। थीटा 2 माइनस मतलब मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? कंसिडरेबल आ रहा है ना। यहाँ पर तो 0.00 समथिंग आएगा, मतलब वो ना तो 0 होगा और ना ही 0 के से कम होगा, बस 0 से हल्का सा ज्यादा होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए हम उसको इस वाले ऑपरेटर से डिनोट कर रहे हैं। और ये स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको ऐसे डिनोट करें, और हमने यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। इट मींस
this is having the angular velocity quantity greater than at the time zero. ठीक है, तो ये जीरो से बहुत बड़ी क्वांटिटी है t2 माइनस t1. दिस इज नॉट नियर अबाउट द जीरो, बट ये वाली वैल्यू क्या थी, जीरो के आसपास थी, बट ये जीरो के आसपास नहीं है, इसके पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. समझ में आ गया? ये वाली चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? नहीं आई तो फिर पूछ लो. Yes, ma'am. क्लियर है ना सबको? ठीक है. ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जैसे मीटर पर सेकंड थी, अब यहाँ पर थीटा की क्या यूनिट होती है, रेडियन, तो ऐसा यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड, है ना. और रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन सिर्फ यहाँ पर किसकी लेंगे, सेकंड की लेंगे. सेकंड क्या होता है, टी होता है. तो अगर आप ये 1/t है, मतलब रेडियन पर सेकंड है, तो 1/t हो जाएगा. सो डायमेंशन इसकी क्या हो गई, टी इनवर्स. समझ में आ गया? Dimension of the angular velocity is t inverse, SI unit is radian per second. ये चीज क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. क्लियर है ना? अब इसमें बता रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं, जो मैंने अभी बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अगर आप देखो ऐसे आपका थंब, राइट हैंड थंब रूल है, अगर थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, तो ये क्या बता रहा है, मोशन बता रहा है, और ये क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे पढ़ के देखो, इनफाइनाइटेसिमल angular displacement, angular velocity and angular acceleration are vector quantities whose direction is given by right hand rule. जो ये displacement है, velocity है, acceleration है, इन सब की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से दे सकते हैं. ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहे हैं कि अगर अपवर्ड है तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगर डाउनवर्ड में किसी भी चीज को ले रही हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई. ठीक है, किस चीज की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन, डायरेक्शन ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट, ये बता रहा है. ठीक है, तो वैसे मैं समझा चुकी हूँ, तो सेम चीज है, बट फिर भी पढ़ लो. इमेजिन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड. एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो एक वायर है, आप वो घूम रही है, एक रिंग घूम रही है, और उसको आपने राइट हैंड में पकड़ लिया है. ठीक है, और फिंगर्स कर्ल्ड राउंड द एक्सिस, उसके एक्सिस के थ्रू, मतलब ये पेन है मान लो, ठीक है, मैंने इसको पकड़ा, तो इसके चारों तरफ मेरी उंगलियां जा रही है, और ये किसकी, ये क्या चीज बता रही है, ये बता रही है कि मेरे पास क्या क्वांटिटी है, वेलोसिटी है कि एंगुलर एक्सलरेशन है. तो अगर ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इस तरफ है, ठीक है, और डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. और अगर ये डाउनवर्ड है तो मेरी जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज, इट मींस ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड है. समझ में आ गया? अरे समझ Yes, में आ गया कि नहीं? ये तो 10th में Yes, भी ma'am, आता है yes, ना, ma'am. राइट हैंड थंब रूल, है ना. Yes, ma'am. मैक्सवेल वाला क्या? नहीं, मैक्सवेल वाला नहीं है ये. नाउ एंगुलर एक्सलरेशन, दिस इज अल्फा, ये अल्फा, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन, जो मैंने बताया था. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. ऐसे लिख सकते हैं. इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, और ओमेगा को जैसे हम लिखते थे a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लिखते हैं ना, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना डिस्प्लेसमेंट का. ऐसे ही एंगुलर एक्सलरेशन भी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. ठीक है, नाउ एंगुलर एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके भी यूनिट्स देखो. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में इसका भी चेंज होगा. ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जैसे लीनियर में होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, उधर होता है ml/t-2. अब l तो यहाँ पर है नहीं, रेडियन है, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, t-2, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है. क्लियर है ना ये चीज? ये चीज आप ध्यान रखना, यूनिट वगैरह. अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये क्या होता है, तो अब देखो, सपोज द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम. मतलब एक पार्टिकल है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, और डेल टी टाइम है.
बहुत छोटा टाइम है, मतलब दिस आप देख सकते हो कि दिस इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो को अप्रोच कर रही है, डेल थीटा भी और डेल टी भी, ये दोनों जीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये वाली आर्क है ए बी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बहुत छोटा अगर आप ले रहे हो, बहुत छोटा ले रहे हो, ठीक है, तो मैं उसको एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकती हूँ। सो दिस कोड ए बी इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड लीनियर वेलोसिटी मेरी क्या होती है भाई, ये अब इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया ना, इस आर्क का डिस्प्लेसमेंट एस ले रही हूं मैं, सो v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, लीनियर वेलोसिटी डेल एक्स बाई डेल टी होता है ना, तो बट यहाँ पर मैं ये वाला कर्वी डेल ले रही हूँ, इट मींस ये क्या बता रहा है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बता रहा है, और डेल एस मतलब यहाँ पर ये वाली जो बनेगी, सो दिस इज एस एंड दिस इज थीटा, और ये है आर यहाँ पर, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, आर इंटू डेल थीटा, मतलब मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ, सपोज दिस वाज, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, आ जाता है ना 10th में, और ये आर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये वाली आर डेल थीटा लिखते हैं ना इसको, कि इस एरिया इस एंगल ने, इस वाले रेडियस वेक्टर ने, अब यहाँ पर थी पहले ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, यहां से चला ए पॉइंट से मेरा पार्टिकल चला बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो आर वेक्टर ने डेल थीटा की डिस्टेंस को कवर किया, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, डेल थीटा उसका मेजरमेंट बता रहा है, और आर ने यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड, इसने रिपीट कर दो, समझ नहीं आया क्या मैम, ये जो आपने बताया मैं रिपीट कर दूं। हाँ वही रिपीट ही कर रही हूँ बेटा, रिपीट ही कर रही हूँ, डेल एस इज इक्वल टू, एक मिनट, ये एक कोड बन गई, ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर था आर है, ठीक है, ये रेडियल है, मैं यहाँ को, यहाँ सेंटर है सर्कल का, तो वो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला, पॉइंट ए से पॉइंट बी के डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, तो आर ने डेल थीटा, अब एंगुलर के टर्म में आप देखोगे तो इसने डेल डेल थीटा की डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, लेकिन अगर आप लीनियर देखते हो तो लीनियर आप इससे पता करोगे, क्योंकि ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन बता रहा है आर डेल थीटा, और ये कितना हो जाएगा डेल एस, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय कवरिंग द डेल थीटा, ये वाली चीज को कवर करके ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी थी, मतलब आप ये कह सकते हो एरिया स्वेप्ट बाय द आर बाय द डेल थीटा, इसने एरिया स्वेप्ट किया है, तो ये वाली चीज बता रहा है, ठीक है। ये वाला इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं ना, सर्कल का सेक्टर, और जो ये वाली लाइन होगी ये इसकी डिस्प्लेसमेंट बता रही है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो लीनियर ही होती है ना, तो एंगुलर और लीनियर का रिलेशन है कि डेल थीटा इनटू आर इज इक्वल टू डेल एस, सो दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ से अब यहाँ आप डेल एस को क्या पुट कर सकते हो, आर डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी, और लिमिट यहाँ पर डेल टी इज टेंडिंग टू जीरो, अब आर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक सर्कल का आर चेंज नहीं होता है, तो आप इस आर को बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा, दैट डेल थीटा बाई डेल टी, और डेल थीटा बाई डेल टी क्या होता है, दैट इज ओमेगा, सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इंटू आर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया, ये देखो जो मैं अभी बता रही थी, आर वेक्टर ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है बाय द डेल थीटा, सो दिस डेल एस इज नथिंग बट आर डी थीटा, एंड वेलोसिटी की टर्म में मैंने इसको रख दिया, ये डी थीटा होगा, डेल एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, आर कांस्टेंट है यहाँ पर, आर को मैंने बाहर ले लिया, अंदर सिर्फ डेल थीटा बचा, सो डेल थीटा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, सो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन में ये एप्लीकेबल है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में ही होती है ना, सो दिस इज कॉल्ड रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और वेक्टर नोटेशन में अगर आपको दिखाना है तो अगर स्केलर में होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और वेक्टर में होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सो अगर आपको वेक्टर में दिखाना है सो v इज r क्रॉस ओमेगा, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हो, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक, यस
ठीक है, अब ये कह रहे लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज द वेक्टर प्रोडक्ट, जो मैंने अभी बताया एंगुलर। अब सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का निकालते हैं। ये क्या बनता है, अभी हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, है ना। लीनियर में क्या होता है, dv बाई dt। तो अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मुझे सर्कुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी r क्या है, r तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो d ओमेगा बाई dt। और मैंने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। सो dv बाई dt इज a, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। dv by dt is linear acceleration, that is represented by a, and d omega by dt is angular acceleration, that is represented by alpha, and r is the radius. So a is equal to r into alpha. ये linear है और ये acceleration है। ये आपको मेन पॉइंट्स याद रखने होंगे। और ये स्केलर में अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो हम r क्रॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। a is equal to r क्रॉस अल्फा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? मैम थोड़ा सा बता दो। हाँ, कहाँ से बताऊं, बोलो फिर से बताओ। ऑन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग, एक सेकेंड, बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, एक मिनट। जिसको समझ नहीं आए भाई वो रोक के पूछ लो मुझे, नहीं तो मैं फ्लो में चलती जाऊंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। देख, ये चीज क्लियर है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर कैसे आया, ये चीज क्लियर है कि नहीं आयुष? ठीक है ना। अब लीनियर में हम क्या पढ़ते थे, 1D में हम यही पढ़ते हैं ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है ना। यहाँ पर v मेरे पास क्या है, ओमेगा आर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, d बाई dt ओमेगा आर, ठीक है। r क्या थी मेरी, कांस्टेंट थी, r तो चेंज नहीं हो रही है, तो r को तू बाहर रख ले, d बाई dt इंटू ओमेगा। तो अगर मैं इसको लीनियर से तुझे दिखाती हूँ तो ओमेगा की जगह मेरा क्या था, v था। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जो लीनियर में मैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख रही हूँ, v क्या है मेरी, लीनियर वेलोसिटी। सो r इज r इंटू डी बाई डी टी ओमेगा, एंड d ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया। अब dv बाई डी टी अगर लीनियर एक्सेलरेशन दिखाता है तो ओमेगा भी तो वेलोसिटी है, dv by dt, v is the linear velocity और omega is the angular velocity। तो अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करती हूँ तो वो एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक है। वेलोसिटी को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो एक्सेलरेशन ही देता है। अगर लीनियर वेलोसिटी होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन देगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। सो d omega by dt is nothing but angular acceleration and it is denoted by alpha, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं रख रही हूँ दैट v was a dv by dt was equal to this, और dv by dt मेरी लीनियर एक्सेलरेशन है जिसको मैं a से लिख सकती हूँ, और ये r कांस्टेंट था, r को मैंने बाहर रख लिया। d ओमेगा बाई dt इज नथिंग बट दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, सो दिस इज r अल्फा। सो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब समझ में आ गया? यस मैम, अब आ गया। पक्का, कोई टेंशन नहीं है ना? नो मैम। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में सिमिलरली अगर हम लिखेंगे, जैसे वेलोसिटी को लिखा था, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? अरे रेज योर हैंड। यस मैम, क्लियर है। जिसको प्रॉब्लम हो भाई रोक देना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आपके हिसाब से कोई एग्जांपल है, क्या हो सकता है? कोई ध्यान में कुछ है कि क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, सॉरी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल? अरे धागा घुमाते हैं, आपने सेंट्रीपिटल 10th में पढ़ा है। मौत का कुआं होता है, मौत का कुआं यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? मैम वही लग रहा है। क्या लग रहा है? वो नॉन यूनिफॉर्म होता है।
मैम वॉल क्लॉक। पहले तो आप इस वर्डिंग पे जाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या बताता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है, तो जैसे मैं बता रही हूँ धागा, आप धागे पे पत्थर बांध के अगर धागे को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो पत्थर अगर आप उसको छोड़ देते हो हाथ से, तो वो पत्थर किधर जाके गिरेगा? आपके ऊपर आके गिरेगा या आपसे दूर जाके गिरेगा? दूर जाके गिरता है ना। किसी चीज को ऐसे घुमाते और छोड़ देते तो वो ऐसे भागती है। टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट क्या होता है? कि सर्कल को टच करते हुए, जस्ट टच करते हुए एक लाइन जाए। तो अगर आप धागे को घुमा रहे हो, घुमाते घुमाते जिस मोमेंट पे आपने छोड़ा, वो उसने वहीं से टेंजेंशियल पाथ पकड़ लिया और भाग गया, ठीक है, वो सेंटर से दूर भाग गया। तो वहां पर क्या था? अब वो एक सर्कुलर मोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तभी तो वो रुका हुआ था। सेंटर की तरफ ये पत्थर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो पत्थर मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो मेरा हाथ, मतलब मेरा हाथ जो उस पत्थर पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कैसे समझा जाए? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है, पी मतलब दिस इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है, एफ मतलब फार, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सो इफ दैट that stone is going away from the center, then that is centrifugal force. और अगर वो सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, that is centripetal force, and that is the best example of the circular motion. अब circular motion की definition पढ़ो। Uniform circular motion of a particle along the circumference of a circle with a constant speed is called uniform circular motion, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा था कि 2D में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कांस्टेंट एक्सलरेशन होता है। एक्सलरेशन क्या होता है? जीरो होता है कि नॉन जीरो होता है? यहाँ पे एक्सलरेशन जीरो है कि नॉन जीरो है? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यहाँ पर एक्सलरेशन नॉन जीरो है। अब देखो v तो मेरी कांस्टेंट है, v का जो मैग्नीट्यूड है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन हर मोमेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर मोमेंट पे इसकी क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस टाइम पे इधर है, इस टाइम पे इधर है, इस टाइम पे इधर है। तो आप देख रहे हो हर मोमेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन एक्सलरेशन क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगी तो एक्सलरेशन जीरो हो जाता है। a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है ना, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब v की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग, ठीक है। बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर इसका कांस्टेंट है, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, सो एक्सलरेशन इज नॉन जीरो हियर। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सलरेशन इज नॉन जीरो। अब एक्सलरेशन भी दो टाइप का होता है, टेंजेंशियल और रेडियल। अब रेडियल एक्सलरेशन होता है, रेडियल एक्सलरेशन इज टुवर्ड्स द रेडियस, ठीक है, जो रेडियस के अलोंग लगती है वो एक्सलरेशन। और जो एक्सलरेशन टुवर्ड्स द टेंजेंट लगता है। अब यहाँ पर भी कोई एक्सलरेशन है ना, टेंजेंट के थ्रू भी कोई एक्सलरेशन लग रहा है और रेडियस के थ्रू भी कोई एक्सलरेशन लग रहा है। तो जो रेडियस के थ्रू है उसको रेडियल एक्सलरेशन कहते हैं, और जो टेंजेंट के पास है उसको हम टेंजेंशियल एक्सलरेशन कहते हैं। और नेट एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? वो हम क्या ले लेंगे? इन दोनों का मैग्नीट्यूड। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये बात ध्यान रखना कि रेडियस और दिस वेलोसिटी आर ऑलवेज एट ए 90 डिग्री एंगल। ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। अब रेडियस तो आप जहां पे भी देखोगे, रेडियस तो हर जगह सेम है ना, आर की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है कहीं पे भी। तो आप कहीं पे भी किसी भी मूवमेंट पे देख रहे हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर पर बता दो फिर से, 90 डिग्री वाला है मुझे बता। ठीक है, ओके ओके, अभी बताती हूँ।
एक मिनट। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज आर, ठीक है, और दिस इज वी। R and V are all in the circular motion are always at 90 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास चार केसेस है, मैं इन चारों का ही लेके बताती हूँ आपको। V हमेशा टेंजेंशियल होता है, ठीक है, ये हमेशा इनवर्ड होता है। रेडियल फोर्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इनवर्ड, एंड इन V and this A are always this force are always at 90 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ये V का पॉइंट है, इस मोमेंट पे ले लेती हूँ तो यहाँ पे ये R है, ठीक है, अब इसके बीच में भी 90 डिग्री है। अगर आप इस मोमेंट पे देख रहे हो तो ये भी R है, R तो हर जगह में कहीं किसी भी पॉइंट पे ले सकती हूँ, ये भी 90 डिग्री है। आप यहाँ पे V देख रहे हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। अगर आप यहाँ पर भी देखते हो तो यहाँ पर भी R आ रही है, ये भी 90 डिग्री है। So R and V are always at 90 degree in the circular motion. अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. अभी और आगे पढ़ेंगे और आगे चीजें आएंगी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको सर्कुलर मोशन का, ठीक है? So uniform circular motion is an accelerated motion and speed remains constant. अब मैंने बताया था स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो वो स्पीड ही तो बताता है। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ फर्क इतना होता है कि स्पीड मेरी स्केलर क्वांटिटी है और v मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब मैं उस v में से भी सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रही हूँ तो मैं उसको वेलोसिटी उसको स्पीड बोल सकती हूँ, है ना? सो इन दिस केस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी मतलब दिस v, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियल वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का क्या यहाँ पर रिलेशन है? v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो यहाँ पर v कांस्टेंट है, ये मेरी क्या बता रही है? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और लीनियर, और यहाँ पर r भी है, और अगर r भी है और v भी है तो इट मीन्स वहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी है, क्योंकि थीटा भी तो चेंज हो रहा है ना। अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो इसके बीच में भी तो कोई थीटा है, इधर भी तो कोई थीटा आएगा बीच में, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली चीज भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। सो v इज इक्वल टू ओमेगा r हियर। एंगुलर वेलोसिटी लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट होगी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी ये बताओ? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी? v इज ओमेगा क्रॉस r लिखा था ना मैंने, ओमेगा क्रॉस ओमेगा r इज साइन 90। थीटा हमेशा इनके बीच में क्या है? 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमेशा थीटा तो हमेशा ही 90 रहेगा, तो वेलोसिटी भी हमेशा क्या रहेगी? ओमेगा r ही रहेगी। इसलिए ओमेगा इज कांस्टेंट हियर एंड दिस लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है? अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन में क्या पीरियडिक भी होता है? पीरियडिक विद टाइम, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो एक इंसान इस पे रनिंग कर रहा है, तो रनिंग कर रहा है तो वो इस ए पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करेगा? एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, ठीक है? तो वो पीरियडिक मोशन कहते हैं ना। पीरियड बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, उसी को पीरियडिक कहते हैं। तो इसमें भी अगर मैं देखती हूँ कि पीरियडिक मोशन क्या होता है, मोशन विद पीरियडिक विद टाइम पीरियड, तो टाइम क्या होता है मेरा? 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब टाइम बेसिकली क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। और सर्कल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सर्कल की डिस्प्लेसमेंट तो उसकी सर्कमफेरेंस ही बताती है ना, दैट इज 2 पाई r एंड v इज द वेलोसिटी। सो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v। समझ में आ गई ये बात? यस मैम। अरे आ गई कि नहीं? यस मैम। अब हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ठीक है, और r बाई, अब इसमें देख रहे हो अब r बाई v है, तो r बाई v क्या हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू r बाई v, है ना? 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू r बाई v ना। अगर r को आप इधर डिवाइड में लेके जाते हो तो v बाई r हो गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, और आप इस फॉर्मूला में देख रहे हो कि आपके पास r बाई v है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 बाई ओमेगा।
So this t can be written as 2 pi by omega. बात क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं है तो फिर पूछ लो, मैं फिर बता दूंगी. मैम क्लियर है. क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है? एवरीवन? अरे हाँ ना बोल दो भाई. कंफ्यूज स्टेट में मत बैठो. दोबारा बता दो. बिल्कुल बताऊंगी, बस पूछो तो सही. यहाँ तक समझ में आ गया एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहती है? ये चीज समझ में आ गई? मैं फिर बता देती हूँ. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देख रही हूँ देन v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. इतना आपको पता है. ओमेगा क्रॉस साइन को जब मैं खोलती हूँ तो साइन में खुलता है, डॉट को खोलती हूँ तो कोस में खुलता है. तो यहाँ पर साइन में मैंने खोला ओमेगा r साइन 90. थीटा इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा. सो साइन 90 इज इक्वल टू 1. v इज इक्वल टू ऑलवेज ओमेगा r, क्योंकि साइन की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी, तो थीटा की वजह से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. सो that's why this omega is constant here always. और वेलोसिटी तो पहले ही बताया था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रहा, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है ओनली. ठीक है, वहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन चेंज हो रही है ओनली. तो मैं यहाँ पर v और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और दिस लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर. ओके, एंड अगर मैं पीरियडिक मोशन में इसको शो करती हूँ तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सर्कल इज क्या होती है? इसकी बाउंड्री, मतलब ये कितना इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ क्या होती है? 2 पाई r. सो 2 पाई r बाई v. v क्या थे? जिस वेलोसिटी से मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, पीरियडिक मोशन में घूम रहा है. ठीक है, 2 पाई r डिवाइड बाई v. अब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है. यहाँ से मैं r बाई v को क्या लिख सकती हूँ? 1 बाई ओमेगा. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. ये अलग अलग फॉर्म्स है लिखने के टाइम पीरियड को. अब टाइम पीरियड आपके पास आ गया तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाई टी होती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाई टी होती है ना. और 1 बाई टी, अब जब टी मेरा 2 पाई बाई ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगी. समझ में आ गया अब? अरे हाँ कि ना? यस मैम. फ्रीक्वेंसी पता है ना क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है पर यूनिट टाइम. कोई भी चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है. तो मैं अगर यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने बोला है तो मैं ये बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इंसान ने इस सर्कल को कितनी बार कवर किया है. अगर मैं बोल रही हूँ टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इसने इस ट्रैक को कितनी बार क्रॉस कर लिया, इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करके वो चला गया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नॉट ओनली यूनिफॉर्म मोशन, ये किसी भी चीज में हो सकता है. ठीक है, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज बार बार होनी ना, तो वही बता रहा है. और फ्रीक्वेंसी को आप f से भी डिनोट कर सकते हो. और एक तो v है और एक ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ v है. ठीक है, तो जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ v है इसको हम कहते हैं न्यू. न्यू. ठीक है, और ये v है, तो इसमें फर्क करना आप समझ लो. v तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइंस में ऐसे लिखते हो, और अगर ये थोड़ा सा कर्व्ड है इट मींस दिस इज न्यू. और ये क्या बता रहा है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है. ठीक है, सो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी. टी वॉज 2 पाई बाई पाई, तो 1 बाई टी क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 2 पाई. और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट इज हर्ट्ज. समझ में आ गया? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी इनवर्स, है ना, क्योंकि ml तो है ही नहीं इसके पास, तो 1 बाई टी है, तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा? टी इनवर्स हो जाएगा. समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम. ठीक है. अब मैम ये ये न्यू होता है या न्यू होता है? न्यू होता है बेटा. म्यू तो ये होता है कि यू को थोड़ा सा आप ऐसे लिखो, वो म्यू होता है. और न्यू होता है कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एम यू, ये होता है. न्यू होता है कि ये वी थोड़ा सा कर्व्ड होता है ऐसे.
ये एन यू होता है, इसको न्यू बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। Yes, ओके, हाँ ठीक है। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऐसे ही एंगुलर के लिए भी, ये लीनियर के लिए इक्वेशंस थी, ऐसे ही एंगुलर के लिए भी बन जाएंगी। तो v वाज फाइनल, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जो लीनियर में थी वो एंगुलर में चेंज हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a is replaced by alpha, a was the linear acceleration, alpha is the angular acceleration, ठीक है। समझ में आ गई? ऐसे आप तीनों इक्वेशन लिख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा नॉट के टर्म में और अल्फा के टर्म में, ओके। अरे हाँ कि ना, जैसे Yes, सेकंड ma'am. इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे बताना जरा, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? मैम ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। s को क्या लिखूं, s क्या है यहाँ पे? एस को ऐसे रहने दो, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट किससे बताते हैं? ये तो लीनियर हो गया, एंगुलर में किसको बताते हैं? मैम सर्कमफ्रेंस तो नहीं? अरे गधो, मैंने बोला था थीटा, थीटा है ना इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही तो बता रहे हैं, भूल गए? Yes, ma'am. ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हो जाएगी। यही मैं चेक करना चाह रही थी कि कितना तुमको याद है। सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2as लिख ही लोगे, वो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। टेंजेंट और उसका फाइनल कंपोनेंट जब हम लिखते हैं, फाइनल नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो 80 स्क्वायर, ये हम अभी और आगे पढ़ेंगे, अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। Speed and magnitude of acceleration are constant, but their direction are always changing. So velocity and acceleration are not constant, and direction of v is always along the tangent, while that of a are along the radius. अब ये क्या कह रहा है, स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। मैंने बोला था वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक चीज चेंज हो रही है, इट मींस वो वेक्टर क्वांटिटी अभी भी है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो अगर एक्सेलरेशन मेरा क्या कहता है कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया बट डायरेक्शन अभी भी चेंज हो रही है, तो इट मींस वहां पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन आर ऑलवेज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देयर। इस बात का मतलब समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता, जब मेरा v कांस्टेंट हो जाती, या एक्सेलरेशन जीरो कब होता, जब v की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही होती और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस वहां पर अभी भी एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया? अरे हाँ कि ना? अब Yes, जैसे ma'am. ये सर्कल मैंने बनाया था, ये डायरेक्शन थी v की, ठीक है, और ये r था। तो अब क्या कह रहा है ये, डायरेक्शन ऑफ v इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, while that of ar along the radius। तो ar जो एक्सेलरेशन था, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अलोंग द रेडियस, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलोंग द वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। एंड v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ar, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन,
इस बात का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे मैंने बताया था आर और वी का थीटा हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। समझ में आया इसका मतलब? तो मैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन को टेंजेंट के अलोंग ले रही हूँ, रेडियल एक्सलरेशन को रेडियस के अलोंग ले रही हूँ, और वो दोनों हमेशा ऐसे रहेंगे, ऐसे 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 घूमते रहेंगे। तो ये थीटा जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। आ गई कि नहीं? यस मैम, आ गई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इफ द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर आप उस पत्थर को घुमा रहे हो धागे में बांध के, तो वो क्या कर रहा है, अगर वो रेस्ट स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब v इज स्टैंडिंग टू 0, उसको आप घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे घुमाने से रोक रहे हो और उसकी v क्या हो रही है, 0 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, देन द बॉडी विल मूव अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एंड इफ रेडियल एक्सलरेशन, अब वो बॉडी क्या करेगी, जब उसकी v कम हो रही है तो बॉडी करेगी सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब वो सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, मतलब आर क्या हो रही है, कम हो रही है, और आर कम हो रही है तो रेडियल एक्सलरेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, जब रेडियल एक्सलरेशन ही 0 हो जाएगा तो उसके पास कौन सी एक्सलरेशन बचेगा, ओनली टेंजेंशियल एक्सलरेशन बचेगा। तो वो बॉडी क्या करेगी, सेंटर की तरफ ना आके टेंजेंट के रास्ते भाग लेगी, फ्लाई ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि जैसे जो रॉकेट वगैरह है या सैटेलाइट है, आप उनको लॉन्च करते हो तो हम पहले यहाँ से छोड़ते हैं वर्टिकली, फिर वो जाके अर्थ का एक ऑर्बिट पकड़ लेते हैं, फिर अर्थ के ऑर्बिट में वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और कुछ टाइम बाद उसकी टेंजेंशियल मतलब ऑर्बिट के टेंजेंशियल डायरेक्शन से वो उसको छोड़ के स्पेस। मैम ये एग्जांपल रिपीट करो प्लीज। क्या हुआ, ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर से कर रहे हो? ठीक है, तो मैंने ये बोला कि अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो सैटेलाइट लॉन्च हम पहले ऐसे घुमाते घुमाते थोड़े करते हैं, पहले तो वो लॉन्चिंग पैड से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाके वो अर्थ का एक ऑर्बिट पकड़ लेगा। ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट पकड़ने के बाद वो उसमें कुछ टाइम घूमता रहेगा, और घूमते घूमते मतलब ऐसे घूम रहा है, ये अर्थ के ऑर्बिट्स है। ठीक है, मान लो वो इसमें है, पहले वो घूमते घूमते ये वाला ऑर्बिट पकड़ेगा, फिर आउटर ऑर्बिट पकड़ के वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से वो बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वहां उसको रोक के रखती है, वहां तक वो ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं आपको धागे वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अगर आप धागे को रोक रहे हो, आप ये करके देखना, अभी करके देखना क्लास के बाद, कि आप एक धागे को घुमा रहे हो, ऐसे कुछ बांधा हुआ है आपने, और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, मतलब v इज टेंडिंग टू 0, नॉट इक्वल टू 0, बट वो 0 के इक्वल होना चाह रही है। तो उस पे क्या कर रहा है, अब अगर v 0 हो गया तो वो पार्टिकल क्या करेगा, वो स्टोन क्या करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर आने की कोशिश करेगा, और वो अगर सेंटर की तरफ आ रहा है तो उसकी रेडियस कम हो रही है, और अगर रेडियस कम हो रही है तो जो रेडियल एक्सलरेशन है वो भी 0 हो रहा है, वो भी टेंडिंग टू 0, मतलब वो वैनिश होने की कोशिश कर रहा है। और जब वो रेडियल एक्सलरेशन ही नहीं रहेगा तो वो पार्टिकल रेडियस की तरफ आ ही नहीं पाएगा, और अगर नहीं आ पा रहा तो उसके पास सिर्फ एक एक्सलरेशन बचता है, वो क्या बचता है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन बचता है। तो वो पार्टिकल क्या करेगा, नॉट टुवर्ड द सेंटर बट इट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट, और वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा। सो ए टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड अ रेडियल एक्सलरेशन इज अ मस्ट फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बनाने के लिए मेरे पास दो चीजें हमेशा होनी चाहिए, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सलरेशन। ठीक है, अगर एक भी चीज मिस हो गई उसमें तो वो वहीं पे रुक जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहेगा ही नहीं। समझ में आई ये बात? यस। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप ये चीज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं आती है तो फिर इसका कुछ और इलाज निकालेंगे समझने के लिए। क्लियर है? यस मैम। नाउ देयर इज ए सर्कुलर मोशन, मतलब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर वेलोसिटी भी है, एक्सलरेशन भी है, तो फोर्स भी होगा। फोर्स क्या होता है, अब ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर पार्टिकल इज स्टैंडिंग टू कम टुवर्ड्स द सेंटर देन इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सो F इज mv स्क्वायर बाई r, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है।
सेंट्रीपिटल का फोर्स, और F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, और A यहाँ पर क्या है, V स्क्वायर बाई आर, A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये कैसे आया ये भी हम करेंगे, ठीक है। एज F इज, अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉन जीरो, सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इट मीन्स उसके पास कोई फोर्स है, और फोर्स वहां पर नॉन जीरो है, वो तभी चल पा रहा है। सो इफ F इज नॉट जीरो, so the body is not in equilibrium and linear momentum of the particle on moving circle is not conserved, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में तो है नहीं। तो अगर एंगुलर मोमेंटम, एक मोमेंटम भी, अब सारी चीजें अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो सारी चीजें आ जाएंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, सारी फैक्टर्स होंगे। तो अब अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि जो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का वो कंजर्व्ड नहीं है, वो क्या है, नॉन कंजर्व्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? चलो एक काम करो, ये वाली चीज छोड़ो, ये वाली चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, अभी और थोड़ा सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब आप ये एंगुलर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम रिलेट कर पाओगे। अभी मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ा देती हूँ, ठीक है। वर्क डन, अब वर्क डन भी, अगर इसमें फोर्स है, फोर्स आपको पता है सेंट्रीपिटल होता है, अब अगर फोर्स है तो वहां पर वर्क डन भी है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F डॉट ds। एंड अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैं किस में खोल सकती हूँ, कॉस में खोल सकती हूँ, तो मैं अगर इसको लिखती हूँ F ds cos थीटा, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में हमेशा क्या है, ये v की वेलोसिटी, ये v है, और ये इधर फोर्स लग रहा है F टुवर्ड्स द सेंटर। सो F और v इधर क्या है, 90 डिग्री है इसमें, ठीक है। एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर cos 90 में रखती हूँ तो cos 90 तो जीरो हो जाता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इन द सर्कुलर मोशन। So it is saying that work done by centripetal force is always zero as it is perpendicular to the velocity. Force is always perpendicular to the velocity. That's why there is not a there is not displacement covered and there is a not work done. समझ में आई ये बात? W is equal to FDS. ये तो आपको पता है ना, FDS cos थीटा होता है। अब वेलोसिटी है टेंजेंट के थ्रू, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट ये R है। R और V क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब V और R परपेंडिकुलर है तो W इज इक्वल टू FDS, R इज इक्वल टू DS, ठीक है। और जिस फोर्स के साथ ये बाहर घूम रहा है, मतलब जिस फोर्स के साथ ये टेंजेंशियल है, उसको मैं क्या कह रही हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रही हूँ। तो फोर्स और जो DS है, मतलब फोर्स और R के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो cos 90 इज जीरो। सो वर्क डन इन द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। और आप देख रहे हो कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, 4th चैप्टर है वर्क एनर्जी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, कि किसी भी काम में अगर कोई चेंज आ रहा है एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल है कोई, एंड काइनेटिक मतलब अगर आप रन कर रहे हो तो आप काइनेटिक एनर्जी से रनिंग कर रहे हो। तो जब आपने स्टार्ट किया और जहां पर आपने फिनिश किया, स्टार्ट किया दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जहां पर आपने फिनिश किया दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लूज हो रही है ना। एनर्जी इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई वैल्यू आती है, इट मींस आपने रनिंग करने में एनर्जी लगाई है। तो जब शुरू किया तो मान लो आपके पास 100 जूल एनर्जी थी, और फाइनल जब आपने खत्म किया आपके पास बची है 20 जूल एनर्जी, तो 80 जूल कहाँ गई, 80 जूल एनर्जी कहाँ चली गई? 80 जूल एनर्जी का आपने वर्क डन कर दिया। वर्क डन मतलब आपने रनिंग करने में उसको लूज कर दिया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क कब होता है, जब एनर्जी में चेंज आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने रनिंग का एग्जांपल दिया, इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो क्या बता रहा है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च की गई है। और अगर हम किसी चीज में एनर्जी खर्च करते हैं, इट मीन्स हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कोई तो एक्टिविटी कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी को हम क्या कह देते हैं, वर्क डन कह देते हैं। सो वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए।
सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर आप देखते हो सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ा कि वर्क डन तो जीरो है, तो वर्क डन जीरो है, इट मींस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के मतलब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब के एफ फाइनल एंड के एफ इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में ये चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ। समझ में आ गई बात? अरे अरे कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ऊपर से चला गया। जहां से ऊपर जाने लगे मुझे बता दो। कुछ पड़ रहा है। कुछ कुछ पड़ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मैम ये वाला तो आ गया, वो लिमिट्स वाला नहीं आया। लिमिट वाला नहीं आया? यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं आपको 100 रुपए देती हूँ, मैम वो ठीक है? एक्सेलरेशन वाला भी थोड़ा सा आया था। मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको 100 रुपीज दे रही हूँ और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको सिर्फ 80 तक ही खर्च करने हैं, उससे ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, तो मैंने आपको एक बाउंडेशन दे दी ना। मैंने आपको एक बाउंडेशन दे दी कि आपको 100 में से 80 ही खर्च करना है, तो एक लिमिट दे दी। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डेल थीटा बाई डेल टी एंड डेल टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वांटिटी को एक लिमिट दे दी कि यहाँ वो तभी तक एप्लीकेबल है जब डेल टी इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब डेल टी की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो जीरो के आसपास ही रहनी चाहिए, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो बट इट इज नियरली इक्वल टू जीरो। ये वाला जो साइन होता है नियरली इक्वल का होता है, ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होता है। तो जो ये वाली चीज क्या बता रही है कि टाइम इज नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, और टाइम जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो होने की कोशिश कर रहा है। तो उस चीज को मैं लिमिट कह देती हूँ कि मैंने अब इस डेरिवेशन को एक बाउंडेशन दे दी है, वो वहीं तक एप्लीकेबल है जितना मैंने उसको बोला है वो उतना ही करेगा, और मैंने इसको इतना ही बोला है कि ये वाली चीज तब तक एप्लीकेबल है जब टाइम जीरो के आसपास रहे। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई है? यस मैम। एक्सेलरेशन वाला भी बता दो एक बार। एक्सलरेशन में अच्छा मैं बता रही हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आपको समझ में आ गया था ये कैसे आया था? यस मैम। ठीक है, अब लीनियर एक्सलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, ये भी आपको पता है, 1D में हमने पढ़ा था, यस मैम। है ना? तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आपको v गिवन है dv बाई dt, इधर भी मैम डिफरेंस। नॉइस आ रहा बहुत। कौन कौन कर रहा है भाई ये बीट बॉक्सिंग? मैम ये आयुष कर रहा था। आयुष सुधर जा बेटा। अब ये वाली चीज समझ में आ गई? फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था। सेकंड स्टेप तक बात क्लियर है? सेकंड स्टेप बता दो एक बार। बेटा सेकंड स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, बस फर्स्ट स्टेप को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नथिंग एल्स आई डिड, और मैंने कुछ भी नहीं, बस इसको डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट में आर तो क्या है? रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस तो चेंज नहीं होती है, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहती है ना एक सर्कल की। तो अगर और कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन किसका होता है? जो चीज वेरी कर रही है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। सो आर इज कांस्टेंट, तो इसलिए मैंने आर को रख लिया बाहर, और अब मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगी? ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो डीवी बाई डी टी तो मैं लीनियर एक्सलरेशन लिख सकती हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि एक्सलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी मैंने बताया, और आर है, और डी ओमेगा बाई डी टी। अब क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो आप कैसे भी वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे एक्सलरेशन ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी था, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगी तो एंगुलर एक्सलरेशन मिलेगा, लीनियर को करूंगी तो लीनियर मिलेगा। तो A इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी को मैं लिख सकती हूँ अल्फा, और ये मेरे पास अल्फा क्या आ गया? एंगुलर एक्सलरेशन आ गया। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन ए है लीनियर एक्सलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सलरेशन, और ये ऐसे रिलेट करते हैं, ये इनका रिलेशन है, ए इज इक्वल टू अल्फा डॉट आर। अब समझ आ गया? यस मैम। हाँ ठीक है। तो आ गया ना? किसी को कोई डाउट यहाँ पे नो मैम। नहीं है ना? अच्छा ये नई चीज है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है, बट आपने अगर मेरी बातें ध्यान से सुनी है और आप इसको दोबारा से रिवाइज करोगे तो फॉर श्योर आपको ये सब चीजें रिलेट करेंगी, पक्का से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो हम सेम चीज दोबारा रिपीट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल क्लास करेंगे, कल ये पीडीएफ मैं खत्म कर दूंगी, फिर मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी।
ठीक है। नॉन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या हो जाता है? अ सर्कुलर मोशन इन विच बोथ द डायरेक्शन एंड, अब यूनिफॉर्म में क्या था, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड सेम था वेलोसिटी का, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि दोनों चीजें चेंज हो रही है। A circular motion in which both the direction and magnitude of velocity changes is called non-uniform circular motion. अब इसके एग्जांपल देखो, ए मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड क्या होता है? मैम जो मैरी गोल घूमता है। क्या होता है? मैरी गो राउंड वही वाला जो मौत का कुआं में बता रही थी। अब उसमें बंदा Yes, क्या ma'am. करता है? उसमें बंदा जमीन से शुरू करता है, ठीक है। वो थोड़े ना यहाँ पे एक साथ ही वो जो गोल गोल होता है वो एक टाइम पे वो जमीन से शुरू करेगा, फिर वो ऐसे धीरे धीरे स्पाइरल घूमते हुए फिर वो ऊपर चला जाता है ना। तो वहां पर क्या, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। एंड वॉल्स व्हर्लिंग अराउंड द वर्टिकल सर्कल, अगर एक वर्टिकल, आप जब झूला झूलते हो, ठीक है, जो आप वाटर पार्क या जहाँ पे भी जाते हो, तो वहां पे भी आप जब घूम रहे हो तो वहां पे शुरू में स्पीड क्या होती है, एकदम से थोड़े ना स्पीड, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है ना उसकी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है और आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है हर एक मूवमेंट पे, तो वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वो कौन सा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म में कि आर ये है और वी ये है, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, रेडियल और टेंजेंशियल, जैसे जो आपको बता ही चुके एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल और टेंजेंशियल। अब इसका टोटल कैसे निकालते हैं कि रेडियल और टेंजेंशियल अगर ऐसे है, ये AT है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये AR रेडियल एक्सेलरेशन है, और मुझे नेट निकालना है, तो मैं ऐसे क्या करूंगी, एक रिजल्टेंट निकालूंगी, और इसको हम कैसे निकालते हैं, AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारा ए नेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ Yes, में आ गया? ma'am. ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर कल हम नेक्स्ट शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। ओके बच्चों, Okay, ma'am. हाँ ठीक है, तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो भाई पूछ लेना।